हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए माय डियर, पिछले सेशन में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, रियोलॉजी पूरा कंप्लीट हो गया था। अब आज के इस सेशन में हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए माय डियर, ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएससी जेई में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा एंड न्यूमेरिकल भी यहाँ से पूछा जाएगा। बट न्यूमेरिकल यहाँ पर आपका ज़्यादा भास्ट नहीं होगा, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल रहेगा, फार्मूला बेस्ड। तो आप फार्मूला याद रखेंगे तो आप आसानी से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट किया जाए कि सरफेस टेंशन होता क्या है। ओके, तो देखिए माय डियर, सरफेस टेंशन, तो देखिए जो भी लिक्विड होता है, ठीक है, उस लिक्विड के पास एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, जिस प्रॉपर्टी में वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर सकता है अप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। मैक्सिमम लेवल तक वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर सकता है। ये लिक्विड के पास प्रॉपर्टी होता है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। ध्यान से सुनिए, लिक्विड के पास एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिस प्रॉपर्टी के द्वारा वो अपने सरफेस एरिया को मैक्सिमम एक्सटेंट तक मिनिमाइज कर सकता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। ओके, तो चलिए पहले डेफिनेशन देख लिया जाए, फिर हम लोग वन बाय वन करके यहाँ पर सभी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ठीक है, आइए देखिए माय डियर, ध्यान देंगे आप लोग। लिक्विड्स आर having very important property by which it minimizes their surface area. It minimizes their surface area up to the maximum extent, up to the maximum extent. Such a fundamental property, such a fundamental property of the liquid is called surface tension. Is called surface tension. ओके, तो लिक्विड के इसी प्रॉपर्टी को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि सरफेस टेंशन किसे कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझना है कि लिक्विड मैक्सिमम लेवल तक जाकर जो अपना सरफेस एरिया को मिनिमाइज करता है, दैट मीन्स लिक्विड कौन सा शेप लेगा। लिक्विड अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करके कौन सा शेप वो लेगा, ये हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे। तो उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंट ज्योमेट्रीज लेंगे और फिर उस सभी ज्योमेट्रीज के लिए देखेंगे कि अगर वॉल्यूम सेम है, दैट मीन्स वहाँ पर सरफेस एरिया किसका सबसे कम होगा। ये हम लोग यहाँ पर अब देखने वाले हैं। आइए देखिए, अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि वॉल्यूम आपका 1 मीटर क्यूब है। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का हम लोग डिफरेंट ज्योमेट्रीज लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट ज्योमेट्रीज मान लीजिए कि आपने क्यूब लिया, ये हमारा क्यूब है। ओके, फिर देखिए अब हम लेंगे क्यूबॉइड। हम लोग डिफरेंट ज्योमेट्रीज ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्यूबॉइड हो गया। ओके, अब देखिए, अब आप ले लीजिए कोन।
ये हमारा कोन है। एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, एक स्फेयर लेंगे, एक स्फेयर ले लेते हैं। तो ये आपका क्यूब है, ये क्यूबोइड, ये आपका कोन एंड ये आपका स्फेयर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को बस ये देखना है कि अगर सभी का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो सबसे कम सरफेस एरिया यहाँ पर किसका होगा। तो सबसे कम जिसका सरफेस एरिया होगा, इसका मतलब है कि लिक्विड जब अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करेगा तो वही शेप वो लेगा। ठीक है, दैट मीन्स वही शेप वो एक्सेप्ट करेगा और वही शेप अब वो लेगा। ठीक है, लिक्विड। अब यहाँ पर देखिए, तो जब आप डिफरेंट ज्योमेट्रीज ले रहे हैं और वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पर जब आप सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि सबसे कम सरफेस एरिया स्फेयर का होगा। ठीक है, 4πr²। जब आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, सभी का आप सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा माय डियर, 6a²। ठीक है, वॉल्यूम सभी का दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम दिया हुआ है तो वहाँ से हम क्या करेंगे, इसका साइड कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, एंड फिर हम उसका सरफेस एरिया भी कैलकुलेट कर लेंगे। उसी तरह क्यूबोइड का वॉल्यूम दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब, तो इसका भी सरफेस एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। फिर कोन का भी आप निकाल लेंगे एंड फिर स्फेयर का भी निकाल लेंगे। तो उसमें देखा गया कि सबसे कम सरफेस एरिया स्फेयर का होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ध्यान देना है आपको, हियर फॉर द सेम वॉल्यूम, हियर फॉर द सेम वॉल्यूम there are different geometries, there are different geometries it is found that the minimum surface area geometries are, the minimum surface areas are of sphere। स्फेयर का सबसे कम सरफेस एरिया है, ये देखा गया। इसका क्या मतलब है माय डियर, इसका ये मतलब है hence any liquid under surface tension takes the shape of sphere। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर, ये आपको ध्यान में रखना है। किसी भी लिक्विड पे यदि सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है तो वो लिक्विड अपना एरिया को मिनिमाइज करना शुरू करेगा एंड वो स्फेयर का शेप ले लेगा। ठीक है, क्योंकि स्फेयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। ठीक है, तो ऐसा वहाँ पर कैलकुलेट करके देखा गया माय डियर। तो आप सभी का सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, वॉल्यूम को सेम रखा। ठीक है, सभी ज्योमेट्रीज का वॉल्यूम हमने सेम रखा और फिर सरफेस एरिया को कैलकुलेट किया गया। तो देखा गया कि सबसे कम सरफेस एरिया स्फेयर का होता है। इसका साफ मतलब ये है कि यदि किसी लिक्विड पे सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है तो लिक्विड अपना सरफेस एरिया को मिनिमाइज करेगा और फिर वो स्फेयर का शेप ले लेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए माय डियर, ये आपका मान लीजिए ये आपका लिक्विड है। ठीक है, ये लिक्विड नीचे आपका गिरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है, सरफेस टेंशन यहाँ पर एक्ट कर रहा है माय डियर। तो देखिए, सरफेस टेंशन से आप एक चीज़ ये समझ सकते हैं इसके नाम से ही कि सरफेस पर टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, सरफेस पर टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखिए, इस लिक्विड के सरफेस पर टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या होगा, अब ये लिक्विड जो है अपना सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना शुरू करेगा।
ठीक है। जैसे ही यहाँ पर सरफेस टेंशन एक्ट होना शुरू हुआ तो ये अब अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना शुरू करेगा और फिर ये एक स्फेयर का शेप ले लेगा माय डियर, एक स्फेयर का शेप ये ले लेगा, ठीक है। और यहाँ पर सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है। तो यही होता है माय डियर सरफेस टेंशन। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया। तो ये सरफेस टेंशन का बेसिक था माय डियर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि सरफेस टेंशन होता क्या है। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि सरफेस टेंशन का बेसिक काउज क्या है, इसका कारण क्या है, ठीक है। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया भी था, जहाँ पर हम लोग आइडियल फ्लूइड पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि सरफेस टेंशन 0 होता है। तो वहाँ पर आपको मैं ये बताया था कि सरफेस टेंशन का बेसिक कॉज कोहेसिव फोर्स है। तो आपको वहाँ पर समझ में नहीं आया होगा, बट यहाँ पर आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करेंगे बेसिक कॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ध्यान देंगे, बेसिक कॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ओके, चलिए तो सरफेस टेंशन के बेसिक कॉज को देखने से पहले हम लोग यहाँ पर फिगर में पहले समझने की कोशिश करेंगे, तो वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि सरफेस टेंशन का बेसिक कॉज क्या होता है। आइए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टैंक लेते हैं। मान लीजिए माय डियर ये आपका कोई टैंक है और इस टैंक में एक फ्लूइड रखा हुआ है। यहाँ तक आपका एक फ्लूइड रखा हुआ है। ओके, ध्यान से देखेंगे, काफ़ी आसान चीज़ है, बस आपको ध्यान देना है। ये आपका कोई लिक्विड इस टैंक में है एंड जो लिक्विड का टॉप सरफेस होता है उसे हम लोग फ्री सरफेस कहते हैं, फ्री सरफेस, ठीक है। तो अभी आप इसे क्या कहेंगे, दिस इज इनिशियल फ्री सरफेस, इनिशियल फ्री सरफेस। इसे इनिशियल क्यों कहा गया है अभी आप समझेंगे, ठीक है। दिस इज द इनिशियल फ्री सरफेस। फ्री सरफेस का मतलब ये होता है कि वहाँ पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, जितना भी वहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा था सभी फोर्स को वहाँ से रिमूव किया गया है, इसीलिए उस सरफेस का नाम है फ्री सरफेस। जनरली जो टॉप सरफेस होगा उसे ही हम लोग फ्री सरफेस कहेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इस फ्लूइड के अंदर, इस लिक्विड के अंदर मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल आपने यहाँ पर लिया और एक मॉलिक्यूल आपने यहाँ पर लिया। ओके, तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहेंगे माय डियर, दिस इज नोन एज इनसाइड मॉलिक्यूल। ये हमारा इनसाइड मॉलिक्यूल है। एंड ये जो मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं इसे आप क्या कहेंगे, सरफेस मॉलिक्यूल। सरफेस के ऊपर ये मॉलिक्यूल है, सरफेस मॉलिक्यूल। ओके, चलिए अब यहां पर देखिए, ध्यान देना है आपको। ये जो इनसाइड मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं माय डियर, तो यहां पर क्या होगा, इस मॉलिक्यूल पर जितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। फिर यहाँ पर भी देखिए, जितना फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में। तो देखिए यहाँ पर हर एक डायरेक्शन में सेम फोर्स काम कर रहा है, दैट मीन्स ये सभी बैलेंस कर ले रहा है, ठीक है। जितना भी आप यहाँ पर फोर्स देख रहे हैं ये एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि इनसाइड मॉलिक्यूल में नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा माय डियर। और इसका ये भी रीज़न है कि इनसाइड मॉलिक्यूल है तो वहाँ पर उस पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में प्रेशर सेम एग्जर्ट होता है, सेम प्रेशर एग्जर्ट होता है। तो इस मॉलिक्यूल पर देखिए हर एक डायरेक्शन में सेम प्रेशर एग्जर्ट होगा, दैट मीन्स फोर्स का वैल्यू सेम होगा हर एक डायरेक्शन में। और जब हर एक डायरेक्शन में फोर्स का वैल्यू सेम होगा तो नेट फोर्स क्या कहेंगे आप, 0।
ओके, तो इसीलिए इनसाइड मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं कि नेट फोर्स 0 होगा। लेकिन अगर इस सरफेस मॉलिक्यूल के बारे में बात किया जाए कि सरफेस मॉलिक्यूल के पास क्या है, वहाँ पर क्या नेट फोर्स 0 है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए माय डियर, इस सरफेस मॉलिक्यूल पर मान लीजिए कि एक फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो क्या इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कोई फोर्स है? नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए एक फोर्स प्रेजेंट है, तो इसको भी बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं है। यहाँ पर भी एक फोर्स काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स काम कर रहा है माय डियर, उसको तो ये बैलेंस कर ले रहा है, ठीक है। बट ये जो आप फोर्स देख रहे हैं उसको बैलेंस कोई भी नहीं कर रहा है। ओके, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक अनबैलेंस फोर्स काम करता है, अनबैलेंस फोर्स काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये बैलेंस तो नहीं हुआ है, ठीक है। और इस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। और ये कौन सा फोर्स है? सोचिए, ये कौन सा फोर्स है? ये जितना भी आप फोर्स देख रहे हैं ये कौन सा फोर्स कहलाता है? तो यहाँ पर माय डियर मॉलिक्यूल्स है, सिमिलर मॉलिक्यूल्स है। मान लीजिए कि ये वाटर है, तो ये सभी वाटर का मॉलिक्यूल्स होगा, तो वाटर के सिमिलर मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स काम करेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? कोहेसिव फोर्स कहेंगे। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका अनबैलेंस फोर्स है, ये अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स है। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कि कोहेसिव फोर्स काम कर रहा है, ये अनबैलेंस्ड है। तो अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स के कारण क्या होगा माय डियर? ध्यान से अब देखिएगा इस फिगर में, ये इनसाइड मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स 0 है, बट सरफेस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स 0 नहीं है, वहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये इनसाइड मॉलिक्यूल इस सरफेस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। ये इस सरफेस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा माय डियर। तो जब ये सरफेस को अपनी तरफ खींचेगा तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा? तो सरफेस पर माय डियर टेंशन प्रोड्यूस होगा कि नहीं? यहां पर आपने सिर्फ एक मॉलिक्यूल लिया है, उसी तरह यहां पर भी मॉलिक्यूल होगा, यहां पर भी मॉलिक्यूल होगा माय डियर, ठीक है। तो ये सभी मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, ये सभी मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ खींचा जा रहा है। किसके द्वारा? इनसाइड मॉलिक्यूल के द्वारा। तो अब आप सोचिए, यानी ये सरफेस को नीचे पुल कर रहा है, खींच रहा है, दैट मीन्स सरफेस पर टेंशन प्रोड्यूस होगा। और ये टेंशन प्रोड्यूस क्यों हो रहा है? किसके कारण हो रहा है माय डियर? अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स के कारण, ठीक है। इसी अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स के कारण ये मॉलिक्यूल नीचे की तरफ पुल किया जा रहा है। तो सरफेस टेंशन का बेसिक कारण क्या है? कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स के कारण ही सरफेस पर टेंशन प्रोड्यूस होता है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो देखिए माय डियर, तो जब ये पुल किया जा रहा है, जब ये पुल किया जा रहा है तो उस टाइम क्या होगा? देखिए, अब आपका जो ये फ्री सरफेस है, वो फ्री सरफेस का देखिए शेप इस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके का आपका फ्री सरफेस हो जाएगा। नहीं होगा क्या? ये आपका इनिशियल फ्री सरफेस था, बट ये जो आप फ्री सरफेस देख रहे हैं माय डियर, ये क्या है हमारा? ये है फ्री सरफेस अंडर सरफेस टेंशन। तो यहां पर मैं आपको लिख दे रहा हूं, दिस इज फ्री सरफेस अंडर सरफेस टेंशन, अंडर सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के कारण अब देखिए फ्री सरफेस आपका कौन सा हो गया है? तो फ्री सरफेस पर टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। और आप ये भी देख पा रहे हैं कि ये स्फेयर का शेप लिया है। ये कैसा शेप लिया है? स्फेयर का शेप लिया है। ये हमने पढ़ा भी है, ठीक है, कि कोई भी लिक्विड, किसी भी लिक्विड सरफेस पर यदि टेंशन प्रोड्यूस होता है तो वो स्फेयर का शेप लेता है, इसीलिए ये देखिए स्फेयर का शेप लिया है। अब आपका फ्री सरफेस ये वाला नहीं रहा, अब आपका फ्री सरफेस ये वाला है। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि सरफेस टेंशन का बेसिक कॉज क्या है माय डियर? कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, जो कि किस टाइप का कोहेसिव फोर्स होगा माय डियर? अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स होगा। ओके, एंड ये जो सरफेस टेंशन है माय डियर,
ये किसी भी लिक्विड का सरफेस प्रॉपर्टी होता है। दिस इज द सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां पर सिर्फ सरफेस को ही कंसीडर किया जा रहा है, इसीलिए सरफेस टेंशन को सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको अब ये समझ में आ चुका है कि सरफेस टेंशन का बेसिक कारण क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हम लोग सेंटेंस लिखेंगे। सरफेस मॉलिक्यूल, ध्यान देंगे आप, एट द सरफेस मॉलिक्यूल, एट द सरफेस मॉलिक्यूल नेट फोर्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नेट फोर्स ज़ीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सरफेस मॉलिक्यूल पर, तो जब सरफेस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स, यहाँ पर भी लिख दीजिए, नेट फोर्स जीरो के बराबर नहीं है, दैट मीन्स दिस molecules will be dragged by the inside molecules, inside molecule के द्वारा उसको खींचा जाएगा। that results in the development of tension, that results in the development of tension at the surface, this tension is called surface tension. This tension is called surface tension. ओके, चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि सरफेस टेंशन को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सरफेस टेंशन का बेसिक डेफिनेशन क्या होगा माय डियर, वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए माय डियर, सरफेस टेंशन को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द force per unit length at the surface, that is sigma is equal to F by L। यहाँ पर F आप Fs बोल दीजिए, सिग्मा इज इक्वल टू Fs बाय L, और इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसे स्ट्रेस मत समझ लीजिएगा। सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, दैट मीन्स सरफेस टेंशन क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। और यहाँ पर जो आप Fs देख रहे हैं, Fs क्या है, सरफेस टेंशन फोर्स है। ठीक है, Fs इज कॉल्ड सरफेस टेंशन फोर्स। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो आप लेंथ देख रहे हैं, ठीक है, ये लेंथ आपका कुछ भी हो सकता है। जिस लेंथ पर आपका सरफेस टेंशन काम कर रहा है, वो लेंथ आपको लेना है। मान लीजिए कि आपका स्फेयर दिया गया है, ठीक है, तो या मान लीजिए कि आपका सिलिंड्रिकल पोर्शन है और उसके इस रीजन पर सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर किस लेंथ पर काम कर रहा है, तो इसके सरकमफेरेंस पर काम कर रहा है, तो वहाँ पर L क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि सरफेस टेंशन कितने लेंथ पर काम कर रहा है। ओके, तो जितने भी लेंथ पर काम करेगा वो लेंथ आपको यहाँ पर लेना है। ओके, तो ये चीज़ आप हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे।
तो ये था माय डियर सरफेस टेंशन। अब यहाँ पर सरफेस टेंशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। ओके, ये यूनिट भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए अब यहाँ पर देखते हैं माय डियर, अब यहाँ पर देखते हैं, प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, पहले हम लोग वो देखेंगे, फिर यहाँ पर न्यूमेरिकल एनालिसिस को देखा जाएगा कि यहाँ पर किस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट मैं आपको नोट में लिखाऊंगा वो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे नोट पॉइंट। आइए, नोट, तो सबसे फर्स्ट नोट पॉइंट हमारा ये है, ध्यान देंगे आप। तो पहले मैं लिख दे रहा हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये वैल्यू है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। देखिए, सरफेस टेंशन एट वाटर एयर इंटरफेस at 20 degrees Celsius is taken as 0.0736 न्यूटन पर मीटर। देखिए इसका मतलब क्या है, ये समझिए आप, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि ये टैंक है और यहाँ पर आपका वाटर है, ये वाटर है और ये आपका एयर है, तो यहाँ पर इसे आप क्या कहेंगे? इस इंटरफेस को हम लोग क्या कहेंगे? इस इंटरफेस को हम लोग कहेंगे वाटर एयर इंटरफेस। और यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है। तो जब वाटर एयर इंटरफेस पर आपको सरफेस टेंशन पूछा जाए और वहाँ पर टेम्परेचर आपको दिया हुआ रहे 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि उस टाइम सरफेस टेंशन का वैल्यू 0.0736 न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखेंगे। ओके, चलिए, तो ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था जो कि आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब आइए सेकेंड पॉइंट देखते हैं माय डियर। सेकेंड पॉइंट देखिए, surfactants is used while washing the cloth to reduce surface tension so that water can easily penetrate and remove the dust particles ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या देख रहे हैं आप? जब आप क्लोथ को वॉश करते हैं, ठीक है, कपड़ा साफ करते हैं, उस टाइम हम लोग सरफेक्टेंट का यूज़ करते हैं। सरफेक्टेंट का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि सरफेस टेंशन को वहाँ पर घटाया जा सके। जब सरफेस टेंशन वहाँ पर घटेगा, ठीक है, तब जाकर वाटर जो है वो आसानी से पेनिट्रेट करेगा, आसानी से कपड़े में जो होल होंगे, ठीक है, जो छिद्र होंगे, उसमें वाटर आसानी से घुस पाएगा और फिर जाकर डस्ट पार्टिकल वहाँ से रिमूव हो पाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सरफेस टेंशन को घटाने के लिए हम लोग सरफेक्टेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है, और सरफेस टेंशन घटेगा तब जाके वाटर पेनिट्रेट कर पाएगा,
ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या होगा माय डियर। थर्ड पॉइंट, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स, अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स। तो ये 3 पॉइंट है माय डियर, ये तीनों पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में कोई भी पॉइंट पूछ सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट है माय डियर, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको दिया रहेगा कि वाटर एयर इंटरफेस है एंड वहाँ पर टेम्परेचर आपको दिया रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस, बट सरफेस टेंशन का वैल्यू वहाँ पर नहीं गिवन रहेगा। तो आपको ये वैल्यू याद रखना है। अगर आप इस वैल्यू को याद नहीं रखते हैं तो फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम लोग सरफेस टेंशन का न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे और यहीं से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लोग यहाँ पर 3 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक तो पहले हम लोग पढ़ेंगे वाटर ड्रॉपलेट के बारे में पढ़ेंगे, ड्रॉपलेट के बारे में, फिर हम लोग बबल के बारे में पढ़ेंगे और फिर जेट। तो 3 चीज़ यहाँ पर हम लोग अब देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माय डियर, ध्यान देंगे आप, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप। पहले ड्रॉप का फॉर्मेशन देखेंगे, फिर बबल का फॉर्मेशन देखेंगे और फिर जेट का फॉर्मेशन देखेंगे। ओके, आइए देखते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपका ड्रॉप है, ये आपका ड्रॉप है। ओके, इसका रेडियस क्या है माय डियर, इसका रेडियस आपका आर है। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि सरफेस टेंशन को जब आप कंसीडर कीजिएगा तो यहाँ पर हमें एक्सेस प्रेशर कितना मिलेगा, ये हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो वो एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ड्रॉप को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, इसे हम लोग 2 भाग में काट देंगे। तो आइए देखिए, इसको आप कट कर दीजिए। तो जब हमने इसको 2 भागों में कट किया है, ठीक है, तो देखिए माय डियर, दोनों पार्ट्स को आप यहाँ पर दिखा दीजिए। अब देखिए, तो दोनों पार्ट को आपने यहां पर कट किया है। तो देखिए, आप सोचिए, जब आप इस दोनों भाग को कट कर रहे हैं तो जो सरफेस, ध्यान से इस चीज को समझिए। देखिए ये वाला जो सरफेस है माय डियर, ये सरफेस इसके साथ कांटेक्ट में होगा, इसके साथ कांटेक्ट में होगा, और आप इसको कट कर रहे हैं। दैट मीन्स वहाँ पर दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा होगा, काम कर रहा होगा, ठीक है। वो रेजिस्ट करना चाह रहा होगा बट बेचारा रेजिस्ट नहीं कर पाया और आपने इसको कट कर दिया। सेम चीज़ यहाँ इस सरफेस और इस सरफेस, ये दोनों सरफेस भी आपस में जुड़ा हुआ था और आपने इसको कट किया है, तो दोनों के बीच में फोर्स काम कर रहा था, ठीक है। यानी माय डियर, इस पूरे सरफेस पर आप क्या देखेंगे, सरफेस टेंशन काम करेगा। यहीं पर आपका क्या होगा, सरफेस टेंशन काम करेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको समझना है कि सरफेस टेंशन कहां पर काम करेगा। सो दिस इज सिग्मा, सिग्मा सरफेस टेंशन काम कर रहा है, बट हम लोग यहाँ पर फोर्स को दिखाते हैं, हमें यहाँ पर फोर्स दिखाना पड़ेगा। तो आपने पढ़ा है सरफेस टेंशन इज इक्वल टू Fs डिवाइड बाय L, सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ, और यहाँ पर लेंथ क्या होगा माय डियर। तो आप देख रहे हैं कि सरफेस टेंशन किस लेंथ पर काम कर रहा है, तो सरफेस टेंशन 2πr पर काम कर रहा है, 2πr लेंथ पर काम कर रहा है। सो L इज इक्वल टू 2πr।
तो यहाँ से आपका सरफेस टेंशन फोर्स का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, सिग्मा इंटू एल, दैट मीन्स सिग्मा इंटू 2 पाई आर। यानी देखिए यहाँ पर जो आप फोर्स देख रहे हैं वो कितना है, सिग्मा इंटू 2 पाई आर। ठीक है, इस डायरेक्शन में भी यही फोर्स है, इस डायरेक्शन में भी यही फोर्स है। ठीक है, जैसे आप कोई बॉल ले लीजिए, ठीक है, और उस बॉल को आप बीचों बीच काट दीजिए, तो जो उसका सरफेस, जिस सरफेस के अलोंग आप कट कर रहे हैं, तो वो सरफेस तो पहले आपस में क्या था, बाउंडेड था। ठीक है, तो दोनों के बीच में फोर्स काम कर रहा है ना जी, तो पूरे सरकमफेरेंस के अलोंग आपने कट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर सरकमफेरेंस के अलोंग ही सरफेस टेंशन फोर्स काम करेगा। ठीक है, दोनों में टेंशन प्रोड्यूस होता है, आप कट कर रहे हैं तो ये सरफेस इस सरफेस के साथ क्या होगा, इसको खींचेगा और ये दूसरा सरफेस सेकेंड सरफेस को अपनी तरफ खींचेगा। दैट मीन्स यहाँ पर सरफेस टेंशन एक्ट करेगा और सरफेस टेंशन फोर्स का वैल्यू आप निकाल लेंगे सिग्मा इंटू 2 पाई आर। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं माय डियर, अब यहाँ पर देखते हैं, अब ये सिर्फ हाफ पोर्शन को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सरफेस टेंशन फोर्स कितना काम कर रहा है माय डियर। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है सिग्मा इंटू 2 पाई आर। इतना फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है सरफेस टेंशन फोर्स। लेकिन इस ड्रॉप के अंदर में यहाँ पर इसके अंदर भी एक फोर्स काम करता है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सेस फोर्स, एक्सेस फोर्स। तो यहाँ पर देखिए इस ड्रॉप के अंदर एक एक्सेस प्रेशर काम करता है। ठीक है, और उस एक्सेस प्रेशर को हम लोग डेल्टा पी से डिनोट करते हैं, डेल्टा पी से। डेल्टा पी क्या है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। ड्रॉप के अंदर कितना एक्सेस प्रेशर प्रेजेंट है, एक्सेस मतलब समझ रहे हैं ना। तो एक्सेस प्रेशर का यहाँ पर क्या मतलब होगा, तो देखिए माय डियर, इसके बाहर क्या है, सराउंडिंग है, सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग के कंपैरिजन में इसके अंदर का प्रेशर कितना ज़्यादा है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेस प्रेशर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल बाहर का प्रेशर मान लीजिए 10 पास्कल है और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि पास्कल 14 है, 14 पास्कल है। तो आप क्या कहेंगे कि सर ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर जो है वो है 4 पास्कल, 4 पास्कल ज़्यादा प्रेशर है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि एक्सेस प्रेशर का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, 4 पास्कल। तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डेल्टा पी क्या है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। तो इतना प्रेशर अंदर में एक्सेस काम कर रहा है, तो प्रेशर में हमें एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके हमें फोर्स मिलेगा। तो डेल्टा पी इंटू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ड्रॉप का एरिया ड्रॉप का रेडियस कितना है, आर है, तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर खुद देख लीजिए, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है, डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है, सिग्मा इंटू 2 पाई आर। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। सो सिग्मा इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, सो डेल्टा पी का वैल्यू क्या होगा माय डियर, ये हो जाएगा पाई पाई कैंसल आउट हो गया, एक आर भी कैंसल आउट हो गया, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 सिग्मा डिवाइड बाय आर। तो ये हो गया रेडियस के टर्म में, बट हम लोग डायमीटर के टर्म में देखेंगे। सो डेल्टा पी इज इक्वल टू 4 सिग्मा डिवाइड बाय डी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया ड्रॉप के केस में। देखिए कुछ किया नहीं मैंने, दो आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए और 2 आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 इंटू 2 4 सिग्मा हो गया, और यहाँ पे 2r, तो रेडियस को डबल करेंगे तो क्या कहलाएगा, डायमीटर। दैट मीन्स यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, 4 सिग्मा डिवाइड बाय डी। यानी ड्रॉप के केस में एक्सेस प्रेशर कितना काम करेगा माय डियर, 4 सिग्मा डिवाइड बाय डी। सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन, डी क्या है, तो डायमीटर ऑफ ड्रॉप, ड्रॉप का डायमीटर है। ओके, आइए यहाँ पर मैं अब आपको डेल्टा पी के बारे में पॉइंट लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर आप डेल्टा पी जो देख रहे हैं ये क्या है,
दिस इज द एक्सेस प्रेशर inside the drop. This is excess pressure inside the drop. और ये आप निकालेंगे कैसे? एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप माइनस क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ड्रॉप के अंदर में कितना प्रेशर है, माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी तो आप कहेंगे कि हाँ उतना एक्सेस प्रेशर है इसके अंदर। ठीक है, तो डेल्टा पी इस तरीके से आप निकालेंगे। ऐसा मैंने आपको इसीलिए बता दिया है कि आजकल अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर आपको एक्सेस प्रेशर डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, आपको ड्रॉप के अंदर का प्रेशर दिया रहेगा एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया रहेगा। तो आप वहाँ पे इस तरीके से डेल्टा पी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि ड्रॉप के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा होगा, तभी तो एक्सेस प्रेशर होगा माय डियर। तो यहाँ से हम लोग डेल्टा पी कैलकुलेट कर लेंगे और फिर आप वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो आप सिग्मा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ से देखिए, और यहाँ पर डी क्या है माय डियर, डी इज द डायमीटर ऑफ ड्रॉप, डायमीटर ऑफ ड्रॉप एंड सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो ये तो आप जानते ही होंगे, सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो ये फॉर्मूला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर। ठीक है, इसी फॉर्मूला पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो ड्रॉप का केस हो चुका है माय डियर। अब हम लोग यहाँ पर बबल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ बबल। अब देखिए बबल किस तरीके का होता है माय डियर। तो बबल में देखिए जनरली दो सरफेस होता है। ड्रॉप में आपने देखा एक सरफेस होगा, ठीक है, लेकिन बबल के केस में दो सरफेस होता है और देखने में वो ड्रॉप के जैसा ही होगा, बट वहाँ पर हमें दो सरफेस कंसीडर करना होता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ बबल। बबल, ओके, आइए देखिए, तो ये ड्रॉप के जैसा ही होगा, बट यहां पर दो सरफेस होगा माय डियर। ये देखिए इसका दो सरफेस रहेगा, इसका भी रेडियस क्या है, आर है। तो ये हमारा बबल है। ठीक है, बबल तो आप देखते ही होंगे। ठीक है, आप डेली लाइफ में बबल को जरूर देखते होंगे। तो यहाँ पर दो सरफेस होता है। अब देखिए सब कुछ वही रहेगा, दो सरफेस है। ड्रॉप के केस में सिंगल सरफेस था, बट यहाँ पर दो सरफेस है। ओके, आइए तो फिर यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, इसको दो पार्ट में हम लोग कट करेंगे। तो आइए जब कट कर रहे हैं तो आप हाफ पोर्शन को यहाँ पर दिखा दीजिए। ठीक है, ये हो गया सिंगल सरफेस, एंड फिर दूसरे सरफेस को भी आप यहाँ पर दिखा दीजिए। अब देखिए, चूंकि आप फिर वही चीज़, चूंकि आपने इसको बीचों बीच कट किया है, तो इसके सरकमफेरेंस पर क्या होगा, सरफेस टेंशन प्रोड्यूस होगा, सरफेस टेंशन फोर्स काम करेगा। तो आइए देखिए, ये इनसाइड सरफेस पर भी आपका सरफेस टेंशन एक्ट करेगा एंड आउटसाइड सरफेस पर भी फोर्स काम करेगा। यहां पर सरफेस टेंशन फोर्स काम कर रहा है माय डियर। उसी तरह, और ये फोर्स कितना होगा याद कीजिए, ये सिंगल सरफेस है, ठीक है, तो उसके लिए कितना होगा, तो सिग्मा इंटू 2πr होगा। उसी तरह अब देखिए जो आउटर सरफेस है, तो आउटर सरफेस पर भी क्या होगा माय डियर, आउटर सरफेस पर भी देखिए यहाँ पर भी आपका सरफेस टेंशन फोर्स काम करेगा।
और इस फोर्स का भी वैल्यू क्या होगा, सिग्मा इंटू 2πr। ओके, अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये दोनों वैल्यू सेम कैसे आ गया, ये दोनों सरफेस टेंशन फोर्स सेम कैसे आ गया। तो माय डियर, दो सरफेस है बट दोनों के रेडियस में बहुत कम का फ़र्क है, नेग्लिजिबल डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं और फिर ये मान के चलते हैं कि दोनों का रेडियस सेम है। ओके, तो देखिए यहाँ पर टोटल सरफेस टेंशन फोर्स कितना काम कर रहा है, सिग्मा इंटू 2πr प्लस सिग्मा इंटू 2πr, दैट मीन्स 2 सिग्मा 2πr करके काम कर रहा है। अब देखिए फिर यहाँ पर क्या होगा, इस बबल के केस में भी यहाँ पर एक्सेस प्रेशर काम करेगा, तो वो कितना होगा माय डियर, डेल्टा पी इंटू इसका कितना एरिया है, πr², तो πr²। ओके, बस हो गया। और बबल के केस में आप क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ बबल देयर आर टू सरफेसेस, दो सरफेस होता है बबल के केस में। ओके, आइए अब फोर्स को बैलेंस कर लेते हैं माय डियर, सिग्मा इंटू 2πr प्लस सिग्मा इंटू 2πr इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा पी इंटू πr²। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि सर ड्रॉप के केस में सिर्फ हमें सिग्मा इंटू 2πr मिला था, बट यहाँ पे डबल हो गया है, तो फॉर्मूला में भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू सिग्मा इंटू 2πr इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू πr²। यहाँ से देखिए पाई कैंसल आउट हो गया, आर भी कैंसल आउट हो गया, सो डेल्टा पी इज इक्वल टू देखिए क्या मिल गया हमें, 4 सिग्मा डिवाइड बाय आर। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर डायमीटर के टर्म्स में लिखेंगे। तो डायमीटर के टर्म्स में आप क्या लिखेंगे, सो डेल्टा पी इज इक्वल टू 8 सिग्मा डिवाइड बाय डी। तो देखिए माय डियर, डबल हुआ कि नहीं। ड्रॉप के केस में एक्सेस प्रेशर का क्या फॉर्मूला था, 4 सिग्मा बाय डी था, और यहाँ पर देखिए आपका बबल के केस में एक्सेस प्रेशर का क्या फॉर्मूला मिल गया है, 8 सिग्मा बाय डी। तो डबल हुआ ना, तो डबल तो होना ही है क्योंकि यहाँ पर दो सरफेस होता है बबल के केस में। ओके, तो ये था माय डियर फॉर्मेशन ऑफ बबल। ओके, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, एक और बच गया है, फॉर्मेशन ऑफ जेट। ठीक है, आइए देखते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको इस तीनों को रिलेट करके समझाऊंगा। ठीक है, इसका डेली लाइफ में भी आप इस चीज़ को फील करते होंगे, ड्रॉप, बबल एंड जेट को, तो वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाए तो किस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि फॉर्मूला क्या क्या हमें मिल रहा है। ओके, तो आइए, लास्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ जेट। देखिए माय डियर, जेट क्या होता है, जेट तो जब वाटर हाई वेलोसिटी से मूव करता है, हाई वेलोसिटी से, तो आप क्या देखेंगे कि वो उसका शेप जो होता है वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है, सिलिंड्रिकल शेप होता है। उसी सिलिंड्रिकल शेप को हम लोग जेट कहते हैं। ठीक है, और जब आप देखेंगे, जब आप बाइक वॉश कराने जाते होंगे तो वहाँ पर क्या देखते होंगे कि वाटर हाई वेलोसिटी से आता है। तो जब वाटर हाई वेलोसिटी से आ रहा है तो वो जेट के फॉर्म में आता है, जेट, उसे ही हम लोग जेट कहते हैं। ठीक है, तो आइए माय डियर देखिए, तो जेट का शेप कैसा होगा, तो ये है आपका जेट का शेप। ओके, और इसका देखिए रेडियस कितना है, इसका रेडियस r है, और इसका लेंथ l है। दिस इज योर जेट। इसी फॉर्म में आपका वाटर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है कि सरफेस टेंशन कितना काम करेगा, तो उस चीज़ के लिए फिर यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसे दो भागों में कट करना होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप चीज़ को ध्यान में रखेंगे, यहाँ जो आप कट कर रहे हैं तो सिलिंड्रिकल का जो कर्व्ड पार्ट है, कर्व पार्ट,
वो कर्व पार्ट कट हो रहा है। तो कर्व पार्ट यानी हाफ जो कर्व पार्ट होगा, फिर ये हाफ कर्व पार्ट है, उसके सरफेस के बीच में सरफेस टेंशन काम करेगा। जिस पार्ट के अलोंग आप कट कर रहे हैं वही पार्ट ना चाहेगा कि हम कट ना हो, एक दूसरे कट पोर्शन को वो खींचना चाहेगा। ठीक है, आप यहाँ से देखिए, इसको आप बीचों बीच इस तरह कट कर दे रहे हैं, तो ये जो हाफ पार्ट कट हो रहा है, ठीक है, तो जिस सरफेस के अलोंग आप कट कर रहे हैं वही सरफेस दूसरे सरफेस को अपनी तरफ खींच के रखता है इस तरह, और आपने कट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, सरफेस टेंशन इस सिलिंड्रिकल पोर्शन के कर्व पार्ट में काम करेगा। ओके, तो आइए देखिए माय डियर, तो इस हाफ पोर्शन को मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे। तो थोड़ा सा बड़ा करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए यही इसका हाफ पोर्शन हो गया माय डियर। यही इसका हाफ पोर्शन हो गया। मैंने क्या किया, इसके हाफ पोर्शन को मैंने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है, और थोड़ा सा मैंने बड़ा करके दिखा दिया ताकि आप इसको एनालाइज सही से कर पाएँ। अब यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये कौन सा लाइन है, ये आपका कर्व पोर्शन का लाइन है। इसी कर्व पोर्शन के लाइन पे आपका सरफेस टेंशन काम करेगा। इसी लाइन के अलोंग आपने कट किया है, इसी लाइन के अलोंग आपने कट किया है, तो इसी लाइन के अलोंग सरफेस टेंशन काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका सरफेस टेंशन काम कर रहा है, और यहाँ पर भी आपका सरफेस टेंशन काम करेगा। क्या यहाँ पर काम करेगा जी? नहीं, ये क्या है, देखिए जेट है, ये सिलिंड्रिकल पोर्शन है, तो यहाँ तो खाली स्पेस है ना, तो ये खाली स्पेस है, यहाँ पर काम नहीं करेगा माय डियर। अब देखिए इसका लेंथ कितना है, L, इसका भी लेंथ कितना है, L, तो यहाँ पर सरफेस टेंशन कितना काम करेगा, सिग्मा इंटू L। यहाँ पर भी कितना काम करेगा, सिग्मा इंटू L। इस लेंथ पर सिग्मा इंटू L और इस लेंथ पर सिग्मा इंटू L, तो इतना सरफेस टेंशन फोर्स काम कर रहा है। फिर यहाँ पर भी क्या होगा, एक्सेस प्रेशर होगा माय डियर। तो एक्सेस प्रेशर आप यहाँ पर दिखा दीजिए, डेल्टा पी इंटू एरिया। तो यहाँ पर देखिए ये लेंथ कितना है माय डियर, दिस लेंथ इज 2r एंड दिस लेंथ इज L। तो इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे, L इंटू 2r। तो क्या लिखेंगे आप, डेल्टा पी इंटू L इंटू 2r। तो ये हो गया एक्सेस फोर्स इनसाइड द जेट। ओके, अब चलिए, अब इस दोनों फोर्स को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। दैट मीन्स सिग्मा इंटू L प्लस सिग्मा इंटू L, दोनों है ना आपका, इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा P इंटू L इंटू 2r। तो यहाँ से आपका क्या होगा, 2 सिग्मा L इज इक्वल टू डेल्टा P इंटू L इंटू 2r। L यहाँ से कैंसल आउट होगा, 2 भी आपका कैंसल आउट हो जाएगा। सो डेल्टा P इज इक्वल टू क्या आपका मिल गया, सिग्मा डिवाइड बाय R। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ये रेडियस के फॉर्म में है, एंड यदि आप चाहेंगे तो इसको डायमीटर के टर्म में भी लिख सकते हैं। सो डेल्टा P इज इक्वल टू 2 सिग्मा डिवाइड बाय D। डेल्टा P इज इक्वल टू 2 सिग्मा डिवाइड बाय D। ये फॉर्मूला होगा किसके केस में, जेट के केस में। पहले हमने ड्रॉप देखा, ड्रॉप के केस में आपने फॉर्मूला क्या देखा, डेल्टा P इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाय D। फिर आपने बबल देखा, तो बबल में 2 सरफेस है, तो आप डायरेक्ट डबल कर दीजिए, तो 8 सिग्मा बाय D फॉर्मूला था डेल्टा P बराबर। फिर जेट के फॉर्मेशन में आपने क्या देखा कि यहाँ पर एक्सेस प्रेशर क्या होगा, 2 सिग्मा डिवाइड बाय D होगा। ओके, तो ये 3 फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है। इस तीनों में से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है लगभग हर एक एग्जाम में। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, चूंकि हमने तीनों यहाँ पर देख लिया है, तो अब यहाँ पर हम लोग इस तीनों को रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है, कि तीनों
में क्या हम लोग को यहाँ पर समझना है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये अब यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए माय डियर, ड्रॉप, बबल एंड जेट, इस तीनों को आप अपने डेली लाइफ में भी फील करते हैं। भले आपने नोटिस नहीं किया होगा बट आप देखते ज़रूर होंगे। ओके, तो आइए उस चीज़ को यहाँ पर समझते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। देखिए माय डियर, ड्रॉप के केस में हमने सबसे पहले क्या देखा कि यहाँ पर एक्सेस प्रेशर क्या होगा, एक्सेस प्रेशर यहाँ पर 4 सिग्मा बाय डी था। बबल के केस में हमारा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी इज इक्वल टू 8 सिग्मा बाय डी। एंड फिर लास्ट में हमने देखा जेट के बारे में, तो जेट के केस में एक्सेस प्रेशर का क्या फॉर्मूला है, 2 सिग्मा बाय डी। अब यहाँ पर वैल्यू देखिए, वैल्यू के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस केस में एक्सेस प्रेशर सबसे कम है, तो आप बोलेंगे जेट के केस में। जेट के केस में एक्सेस प्रेशर का वैल्यू सबसे कम है। उसके बाद ड्रॉप का एक्सेस प्रेशर है एंड सबसे ज़्यादा एक्सेस प्रेशर किसका है, बबल का है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, डेल्टा पी फॉर जेट ये सबसे कम है और इससे ज़्यादा आपका ड्रॉप का है एक्सेस प्रेशर एंड सबसे ज़्यादा एक्सेस प्रेशर किसका है माय डियर, बबल का है। अब इसका मतलब क्या है वो समझिए। देखिए माय डियर, यानी डेली लाइफ में आप इस चीज़ को फील करते होंगे, सबसे पहले जेट का फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले जेट का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद ड्रॉप का फॉर्मेशन होगा एंड सबसे लास्ट में बबल का फॉर्मेशन होता है। कैसे, इस चीज़ को आप समझना चाहते हैं कैसे, तो आइए देखते हैं माय डियर, ध्यान देंगे आप लोग। देखिए, मान लीजिए कि आपके छत पर, ठीक है, यहाँ पर एक टैप लगा हुआ है, यहाँ पर एक आपका टैप लगा हुआ है, ये मान लीजिए आपका टैप है, नल है। तो यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने अब क्या किया, पानी को स्टार्ट किया, पानी फ्लो करना आपने स्टार्ट किया, टैप को आपने ओपन कर दिया। तो जब आप यहाँ पर टैप को ओपन करेंगे तो आप फील करेंगे, देखेंगे वहाँ पर कि ये यहाँ से जो वाटर निकलता है, ये वाटर आपका जेट के फॉर्म में निकलता है, यहाँ से वाटर जेट के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग इज जेट, ये जेट के फॉर्म में निकलता है। ओके, अब जैसे जैसे ये नीचे आते जाएगा, तो आपने हाइड्रोस्टैटिक लॉ पढ़ा है, ठीक है, पढ़ा होगा आपने। तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने पर प्रेशर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये नीचे आते जाएगा तो प्रेशर बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर जब बढ़ेगा, चूंकि जेट के केस में प्रेशर सबसे कम है, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आएगा प्रेशर बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर, यहाँ आते आते ये ड्रॉप का फॉर्मेशन हो जाएगा, ड्रॉप का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर अब बढ़ चुका है। फिर देखिए, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये नीचे आएगा माय डियर, और फिर नीचे आने पर क्या होगा कि प्रेशर और बढ़ेगा। ठीक है, प्रेशर और इंक्रीज होगा, और जब प्रेशर काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा तब देखेंगे कि वो बबल का शेप ले लेता है, बबल का फॉर्मेशन हो जाएगा माय डियर, दिस इज बबल। तो ये आप फील करते होंगे, फील कर भी सकते हैं। अगर आपका टैप एक हाइट पर है तो उस हाइट से आप टैप को ओपन कर देंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उस टैप से जो लिक्विड निकल रहा है स्टार्टिंग में वो जेट के फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता है तो प्रेशर इंक्रीज करने लगता है, क्योंकि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने पर प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो देखिए प्रेशर इंक्रीज होके अब क्या होगा, ड्रॉप के इतना प्रेशर हो जाएगा, दैट मीन्स अब वो ड्रॉप का शेप लेगा। ठीक है, और फिर वो नीचे जाएगा, तो नीचे जाने पर फिर प्रेशर इंक्रीज करता है, दैट मीन्स अब प्रेशर इंक्रीज होके बबल के इतना प्रेशर वहाँ पहुँच जाएगा, दैट मीन्स अब बबल का शेप लेगा। दैट मीन्स आप देखेंगे कि ग्राउंड पे पहुँचते पहुँचते जो वाटर है आपका वो बबल का शेप ले लेता है, बबल का फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जेट का फॉर्मेशन होगा, फिर ड्रॉप का फॉर्मेशन होगा और फिर बबल का फॉर्मेशन होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि
एक्सेस प्रेशर सबसे कम जेट के केस में होता है, उसके बाद आपका ड्रॉप, उसके बाद बबल। ओके, तो ये था माय डियर सरफेस टेंशन। ओके, आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सबसे पहले सरफेस एनर्जी के बारे में बात करेंगे एंड फिर वेटिंग लिक्विड एंड नॉन वेटिंग लिक्विड के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आज के इस सेशन को यहीं पर स्टॉप किया जाए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो थैंक यू माय डियर, बाय बाय।